बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन की खुशखबरी ये है कि भारत ने अपने पहले पारी के स्कोर से 5 गुना ज्यादा रन बना दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि पहली पारी जब 46 हो तो आप मैच में पीछे रहते हैं। संजय मांजरेकर का हम स्वागत कर रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, जहां संजय बल्लेबाजों के लिए काफी मजेदार दिन था। शुक्रवार 450 से ज्यादा रन सिर्फ दूसरे बार बने हैं एक दिन में इंडियन सॉइल पर। आपकी समरी ऑफ द डे। बहुत ही मजेदार डे, और कहना पड़ेगा कि भारत ने सेकेंड इनिंग में बेहतर बैटिंग की पहले इनिंग्स के मुकाबले। लेकिन रचिन की जो पारी थी, जो क्लास उन्होंने दिखाया, और जब क्लास प्लेयर्स बल्लेबाजी करते हैं तो मॉडर्न डे क्रिकेट में ये लगातार होता रहेगा कि रन रेट बहुत बढ़िया रहेगा। और आजकल काउंटर जो होता है, या टीम मैच में वापसी जो आती है, वो डिफेंस करके माइकल एथरटन की तरह 2 दिन बैटिंग करके नहीं आती, जल्दी जल्दी रन बना के आती है। तो देखने के लिए बहुत बढ़िया है, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया ये दूसरे दिन का खेल। है तीसरा दिन, बस दूसरे दिन का खेल बहुत ही मजेदार था। जी हाँ, बल्लेबाजी के लिए ये जो शानदार दिन था उसमें सबसे अव्वल नंबर सचिन रविंद्र के नाम, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। क्योंकि संजय, किसी भी विजिटिंग बल्लेबाज के लिए ज्यादा आसान नहीं होता है किसी भी टाइप ऑफ पिच पर इंडिया के बॉलर्स को, इंडिया के स्पिनर्स को इस तरह डोमिनेट करना। जी, और ऐसा नहीं था कि एकदम सीधा पिच था कि बॉल टर्न नहीं हो रहा था, टर्न जरूर हो रहा था। सबसे खास बात जो बहुत कम बार मैंने देखा है, बहुत ही यूनिक चीज जो है रचिन रविंद्र की, कि बहुत कम उन्होंने डेड डिफेंसिव बल्लेबाजी की। यानी इंडियन स्पिनर्स जो है, 3 क्लास स्पिनर्स, वो उनको मजबूर नहीं कर पाए कि ऐसे क्रीज में ब्लॉक करे, क्योंकि इनका लेंथ जज करने का जो उनमें क्षमता है वो इतनी अच्छी है कि अगर बॉल हल्का सा भी फुल हो तो वो बिल्कुल डाउन द पिच जाके ड्राइव करते थे, पुश करते थे, और हल्का शॉट तो पीछे जाके इधर लेग साइड पे या कट मार के। तो डेड डिफेंसिव कराना उनको, तीनों स्पिनर्स को बहुत मुश्किल पड़ा। 90% ऑफ द टाइम वो आइदर ड्राइव कर रहे थे या कट कर रहे थे, और हर बॉल पे वर्चुअली रन कर रहे थे। और ये मैंने बहुत कम बल्लेबाजों में ये खूबी देखी, और इस तरह का कमांड इंडियन स्पिनर्स के ऊपर देखा ऑन इंडियन पिचेस। और जो साझेदारी थी रचिन की टिम साउदी के साथ, वो मैच कॉन्टेक्स्ट में काफी अहम, क्योंकि इंडिया ने शुरुआत अच्छी की थी। आज 4 विकेट चटकाए थे। 230 पर 7 जब थे न्यूजीलैंड, तो उम्मीद कर सकते थे कि लीड को शायद 200-220 तक रख ले, लेकिन उस साझेदारी ने उस लीड को खींच दी वापस। जी हाँ, तब तक मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी भी बहुत बढ़िया थी, जब उन्होंने बुमराह और सिराज के साथ शुरुआत की, फिर कुलदीप यादव, जाडेजा, और आखिर में उन्होंने अश्विन को लाया। लेकिन बुमराह को अटैक से बहुत देर तक उन्होंने बाहर रखा, शायद न्यू बॉल भी ड्यू हो रहा था इसके वजह से। लेकिन जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो कहीं ना कहीं आपको पहले थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए कि शायद ये डेंजरस हो सकता है। और जब स्पिनर्स के साथ इतने अच्छे खेल रहे थे दोनों, और खास तौर पे सऊदी, तो आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो टेल एंडर्स के खिलाफ इतना बढ़िया, आई मीन सबके साथ अच्छे है, वो महान बॉलर है। तो बुमराह को बहुत जल्दी लाना चाहिए था। जब थोड़ा मैच हाथ से निकल गया, फिर बुमराह आए, तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ी गलती होगी रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो ये रहा एक टैक्टिकल ट्रूक। उसके अलावा अगर स्पिनर्स को देखें, जिस प्रकार का प्रहार चल रहा था उनके खिलाफ, ज्यादा आदत नहीं है अश्विन, कुलदीप, जडेजा को इसकी, जब वो घर पे खेलते हैं। कुछ अलग कर सकते थे वो। देखिए, अश्विन और जाडेजा की स्टाइल जो है बॉलिंग की एक तरह की, और जब उनको कुछ अलग करना होता है तो थोड़ा सा अश्विन सिर्फ ये करते हैं कि कभी कभी बॉल को स्लो फेंकते हैं और बल्लेबाजों को ड्राइव कराने पे मजबूर करते हैं, और कभी कभी राउंड द विकेट। लेकिन उससे उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्टाइल वैसे है, स्टंप में अटैक करते हैं, और जाडेजा तो एक ही तरह से डालते हैं। तो जब प्लान बी सी करना होता है तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और पिच में इतनी खास मदद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशन जो बॉलिंग की है वो थोड़ी कम पड़ गई रोहित शर्मा के लिए कुछ प्रभाव डालने के लिए बल्लेबाजों के ऊपर। कुलदीप यादव मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया बॉलर बन गए, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी कभी कभी मुझे लगता है जब विकेट नहीं गिरती तो थोड़ा सा स्लो, धीमे धीमे गेंदबाजी करे, 85 के स्पीड से डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कई गेंदे अगर 75-80 डाले, और थोड़ा वो जो लूप है उनका ट्रैजेक्टरी भी काफी फ्लैट हो गया, तो अगर वो लूप लाते हैं तो वो एक वेरिएशन होता, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने आखिर में स्लोअर बॉल से सऊदी को आउट किया।
बहरहाल न्यूजीलैंड की पारी खत्म हुई 402 पे, जिसका मतलब था बढ़त 356 रनों की। और लेकिन उसके बाद जो भारत की बल्लेबाजी थी थ्रू द सेकंड हाफ ऑफ द डे, उसने थोड़ी उम्मीद जगाई। बिल्कुल। और इस पता चलता है कि क्यों भारत टॉप 2 टीम इन द वर्ल्ड है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि जिस अंदाज से खेले। मैं मानता हूं कि विराट कोहली ने 100 रन नहीं बनाए, रोहित शर्मा ने भी 85 बनाए, लेकिन जिस अंदाज में वो आए और जो मूड बनाया, ये जो होता है ना टेम्परामेंट को लेकर, तो अगर केएल राहुल देख रहे होंगे तो थोड़ा सा रोहित शर्मा से सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी अंडर प्रेशर थे, जल्दी आउट हो गए थे, विराट कोहली भी। लेकिन जिस अंदाज से आके उन्होंने खेला, मानो पिछले 3 मैचेस में 3 100 बनाए उन्होंने, तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और सरफराज खान कुछ स्पेशल ये टैलेंट है, उसके बारे में और बात करेंगे। होपफुली एक बड़ा 100 वो करेंगे। लेकिन भारत ने ये दर्शाया कि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में अपने आप को वो बहुत बैक करते हैं, और ये हमने पिछले 5 साल में देखा है कि ये बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल भी हमने देखा कैसे बॉलर्स ने कमबैक किया। तो ये क्षमता इस टीम में है। इसलिए अगर मैं न्यूजीलैंड के कैंप में हूं, मैं थोड़ा-सा चिंतित रहूँगा जिस तरह का रिप्लाई भारत ने दिया है। जी हाँ, सरफराज खान रहे नाबाद 70 पे। भारत की उम्मीद अब होगी कि वो जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी लंबी पारियां खेलते हैं, वैसा वो खेले। इसके चलते संजय, क्या कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि टेस्ट इतिहास में एक बार है ऐसा जब 46 से कम बना के पहली पारी में कोई टीम मैच जीती हो। देखिए, पिच पे डिपेंड करेगा। अगर पिच बिल्कुल इंडियन पिचेस की तरह क्रम्बल होके आखिर में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करेगी आखिर में, तब पिच इतना कठिन होना चाहिए। फिर जो न्यूजीलैंड बल्लेबाजी हमने देखी वो उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी, क्योंकि पहले इनिंग्स में काफी उनको पेस खेलने का मौका मिला, तो शायद सिराज कम गेंदबाजी करेंगे, बुमराह करेंगे, और फिर जाडेजा, अश्विन उस पिच के ऊपर इतने आसान नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए केवल केवल नहीं, एटलीस्ट 150 रन चाहिए। और वो करने के लिए क्या मेरा कैलकुलेशन, इसके बाद 270-300 रन और बनाने हैं। अगर वो हो जाए, और हो भी सकता है, क्योंकि अश्विन जाडेजा एज बल्लेबाज इस पिच के ऊपर उनसे भी उम्मीदें आप लगा सकते हो। तो बिवेयर न्यूजीलैंड, इस टीम में वो क्षमता है कि कमबैक करे। हाँ, आपके कैलकुलेशंस बिल्कुल सही। अगर भारत को न्यूजीलैंड के सामने 150 का लक्ष्य रखना है, तो बल्लेबाजों के लिए चौथे दिन लक्ष्य है 275 और रन। तो देखते हैं भारत वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया संजय। थैंक यू।